हाँ बेटा, तो आज हमें डिस्कस करना था डिफरेंस बिटवीन डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला हम यहाँ पर लेते हैं, फर्स्ट इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात की जाए, हाँ बेटा, तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है यहाँ पर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में, तो ऐसे सब्सटेंस बेटा जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे एटम्स जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, वो एटम्स डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, चलिए। पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब इनका नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है? 0 होता है। नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। ठीक। तीसरा पॉइंट, अगर मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को इस एक्सटर्नल के अंदर रख देता हूं, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, मतलब फील्ड इस तरह से हो जाएगी, रिपेल करने लगेंगे। क्यों? बिकॉज दे मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ठीक है। व्हेन a substance of a diamagnetic substance, when a bar of diamagnetic substance plays in external magnetic field, they magnetize in opposite direction. Next, when substance of diamagnetic, when a material of diamagnetic substance placed in variable magnetic field, this is a variable magnetic field, then they move from strong magnetic field to weak magnetic field. ये कहाँ से कहाँ? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर मोशन करते हैं। क्यों? क्योंकि रिपेल होते हैं। यहाँ पर रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा, यहाँ रिपल्शन फोर्स कम होगा, तो हाई रिपल्शन फोर्स से लो रिपल्शन फोर्स की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर बेटा हम बात करें यहाँ पर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में I एंड H जो होते हैं आर अपोजिट इन साइन। साइन में अपोजिट होता है, मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा। अब मुझे पता है काई जो होता है इट इज रेशियो I/H। अगर ये दोनों साइन अपोजिट है तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर काई जो होता है नेगेटिव होता है बट स्मॉल होता है। इसकी वैल्यू कैसी होती है बेटा? छोटी होती है। ठीक है, वही हमें एक रिलेशन और पता है क्या, कि रिलेटिव परमिबिलिटी जो होती है 1 प्लस काई होती है। अब इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस होगा 1 में से, तो 1 में से कुछ छोटी क्वांटिटी माइनस होती है, तो आंसर क्या होता है? पॉजिटिव बट लेस देन 1 होता है। ठीक है, पॉजिटिव आएगा बट लेस देन 1 आएगा, तो म्यू आर इज पॉजिटिव बट लेस। ठीक है, या लेस देन 1। ठीक है, पॉजिटिव एंड लेस देन 1। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो कितने पॉइंट होगा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जांपल की, तो एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे यूनिट केस में हीलियम जो होता है उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक का एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होता है, जिससे नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? हमारे पास डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और उनकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अगला यहाँ पर आता है बेटा हमारे पास क्या? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अगर हम सेकंड बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो ऐसे एटम्स होते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं। क्या? अनपेयर्ड। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, इनके एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 नहीं होता है, इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है,
मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो नहीं होता है, ठीक है, ऑलरेडी कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होता है, ठीक। अब वो कैसे, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो पैरामैग्नेटिक होता है बेटा, उनके जो सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर डायपोल्स डिसअरेंज होते हैं, ऐसे इनके डायपोल्स ऐसे डिसअरेंज होते हैं, ठीक है। बट डिसअरेंज होने के बाद भी ये जो होता है नेट डायपोल मोमेंट शो करते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर मैं रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालूं तो एक डायरेक्शन में आने वाला है, ठीक है। इसलिए ये जो सब्सटेंस होते हैं इफेक्टिव डायपोल मोमेंट शो करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट जैसे ही मैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से ये जो डायपोल्स होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिससे इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। कब, जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। अब अगर मैं इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं। अगर ये सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहे हैं, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। When a substance of paramagnetic material is placed in a variable magnetic field, then they move from weaker magnetic field to stronger magnetic field। ये weak magnetic field से stronger magnetic field की तरफ क्या करते हैं बेटा, मोशन करते हैं, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर रहे हैं। यहाँ पर फोर्स इनको ज्यादा अट्रैक्शन लगता है, यहाँ पर कम अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आई और एच की बात करें, ये सेम साइन के होते हैं, मतलब ये पॉजिटिव होते हैं, दोनों क्या होते हैं यहाँ पर बेटा, पॉजिटिव होते हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो इसका रेशियो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बट स्मॉल रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं म्यू आर की वैल्यू की बात करता हूं तो 1 में स्मॉल वैल्यू को ऐड करता हूं तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बट ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक। इसके एग्जांपल क्या हम बात करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो अनपेड इलेक्ट्रॉन रखते हैं वो क्या होंगे बेटा, इसके एग्जांपल्स होंगे। दूसरा, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, इनका जो डायपोल मोमेंट डिक्रीज होता है, मतलब मैग्नेटिज्म डिक्रीज होता है, तो वह एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिससे इनका मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाता है, ठीक है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि मैग्नेटाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो यहाँ पर कांस्टेंट आता है और बी नोट होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई की है। अब यहाँ पर I इज इक्वल टू सी बी नोट म्यू नोट एच होता है बेटा यहाँ पर, और I की वैल्यू होती है काई इंटू एच विच इज इक्वल टू सी म्यू नोट एच बाई टी। एच से एच कैंसिल आउट हुआ तो काई जो आया मेरे पास सी म्यू नोट बाई टी। दिस इज कॉल्ड क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ में एक टेम्परेचर आता है जिसको हम बोलते हैं टीसी। टीसी वह टेम्परेचर होता है जिसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है उसका मैग्नेटिज्म जीरो हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। मतलब ससेप्टिबिलिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होती है। अब बचा है हमारे पास यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अगर मैं इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, इनमें मैग्नेटिज्म ज्यादा डेवलप हो जाता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, इस तरह से स्ट्रांगली अट्रैक्ट। When they placed in variable magnetic field, they move from weaker to stronger magnetic field। काई और एच पॉजिटिव होता है, बट इनकी जो वैल्यू होती है बेटा वो लार्ज होती है, यहाँ पर लार्ज होती है। तो ये जो आंसर है वेरी मच ग्रेटर देन 1 आता है, ठीक है। 1000, 5000, 10,000, 2000 इस तरह से आता है। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर वाला फिनोमिना है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो क्या होता है, यहाँ पर मेरे पास जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं बेटा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डोमेन्स, मतलब डायपोल मोमेंट जो होता है डोमेन्स के फॉर्म में मिलते हैं। डोमेन्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमें ऐसे ऐसे एरिया मिलेंगे जिनमें किसी पर्टिकुलर रीजन में डायपोल मोमेंट जितने भी एटम्स होंगे उनका सेम डायरेक्शन में होंगे। इसका सेम डायरेक्शन में, इस एरिया के अंदर जितने उनका सेम डायरेक्शन में। इन एरियाज को हम क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन्स बोलते हैं। तो इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डोमेन्स आर ऑब्टेन्ड इन विच
electrons present in domain represent magnetic dipole moment in a particular direction। ठीक है, मतलब इनको अरेंज करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी मेहनत हमें पेरा में करनी पड़ रही थी, क्योंकि ऑलरेडी अरेंज है। ठीक, चलिए ये हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका भी मैग्नेटिज्म क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। बट याद रखने वाली बात ये है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो मेरे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो पेरा में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, पेरा में। कौन, पेरा में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये पेरा की तरह बिहेव कर लगेंगे। उनका जो काई की वैल्यू आती है आफ्टर टी सिक्योरिटी टेम्परेचर के बाद, वो कितने आती है बेटा, सी म्यू नॉट डिवाइड बाई टी माइनस टी सी, वेयर टी सी सिक्योरिटी टेम्परेचर जिसमें मेरा सब्सटेंस फेरो से पेरा में कन्वर्ट हुए, और टी कोई बाद वाला टेम्परेचर। मान लो कि ये 400 है तो ये क्या होगा 500 माइनस 400 इज 100। इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, पेरा फेरो को डिफाइन करते हैं। ठीक, अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हिस्टेरेसिस कर्व। अब ये हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है समझे। लास्ट टॉपिक है हिस्टेरेसिस कर्व, देन हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंटरेस्टिंग चैप्टर। हिस्टेरेसिस कर्व, अगर बेटा हिस्टेरेसिस कर्व की बात करते हैं तो दिस इज द कर्व बिटवीन आई एंड एज। हम एज अप्लाई करते हैं जिससे सब्सटेंस में क्या डेवलप होता है, आई डेवलप होता है। अब अगर हम बात करें कर्व की तो मान लीजिए कि मैंने एक्स एक्सिस पर एज लिया और वाई एक्सिस पर मैंने आई लिया, मतलब मैंने अप्लाई किया मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच, जिससे मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो गया। अब होता क्या है, इनिशियल केस में जब मेरा एच की वैल्यू 0 होती है तो ऑब्वियसली जब मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया है तो मैग्नेटिज्म भी डेवलप होने वाला नहीं, आई की वैल्यू भी 0 होगी। बट जैसे जैसे मैं एच बढ़ाते जाता हूँ आई बढ़ता है, बट देखा गया कि ग्राफ लीनियर नहीं होता है, इट इज नॉन लीनियर। और एक पॉइंट ऐसा आता है, एच की एक वैल्यू ऐसी आती है जहां पर मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम मतलब उसके बाद अगर मैं एच बढ़ाऊंगा भी तो आई पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आई एज इट इज रहेगा। तो ये जो पॉइंट होता है ए, इसको हम बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। सेचुरेशन पॉइंट वह पॉइंट जहां पर सेचुरेशन आता है, मतलब वैल्यू मैक्सिमम तक पहुंच जाती है। अच्छा, अब क्या करते हैं, फिर से एच की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं। जैसे जैसे मैं एच डिक्रीज करता हूँ आई डिक्रीज होता है। बट देखा गया कि जब एच 0 हो जाता है उस टाइम पर आई 0 नहीं हो पा रहा है, मतलब अभी भी कुछ डायपोल्स ऐसे अड़ियल हैं जो अपनी जगह पर अपनी पोजीशन को मेंटेन किए हुए, जिससे वो नेट डायपोल मोमेंट शो कर रहे हैं, चाहे मैं एच 0 कर दूं, एक्सटर्नल 0 कर दूं। ठीक है, ये जो पॉइंट आता है इसको हम बी बोलते हैं। ओबी इज कॉल्ड रीजन इज कॉल्ड रिटेंटिविटी, जो अपनी वैल्यू को रिटेंड करके रखते हैं, वहीं बना के रखते हैं। ठीक है, तो ओबी इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। बट फिर भी मैं क्या चाहता हूं कि मेरा सब्सटेंस डिमैग्नेटाइज हो जाए, तो मैं एच को अपोजिट डायरेक्शन में कर दूंगा। जैसे मैं एच अपोजिट डायरेक्शन में करता हूँ आई की वैल्यू 0 हो जाती है, और जिस वैल्यू पर आई की वैल्यू 0 होती है मेरा सब्सटेंस डिमैग्नेटाइज हो जाता है। उसको बोलते हैं कर्सिविटी। क्या बोलते हैं बेटा, कर्सिविटी बोलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से इसको अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, एच अप्लाई करता हूँ फर्दर इन नेगेटिव डायरेक्शन, जिससे आई डिक्रीज होता है अपोजिट डायरेक्शन में। फिर से सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मान लो पहले नॉर्थ बन रहा था या साउथ बन रहा था यहाँ पर, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी ये नॉर्थ बनेगा और ये साउथ बनेगा। फिर से हम क्या करते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। फिर से आता है कौन सा, रिटेंटिविटी, इस तरह से। ठीक है, तो हमें जो ग्राफ मिला है, इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं बेटा, हिस्टेरेसिस कर्व, जिसमें सब्सटेंस को मैग्नेटाइज, देन डीमैग्नेटाइज, देन मैग्नेटाइज, देन डीमैग्नेटाइज, देन मैग्नेटाइज। इस तरह से जो हम ग्राफ बनाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हिस्टेरेसिस कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये कर्व आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आपका जो पोर्शन है एनसीईआरटी में इसका थ्योरी प्रॉपरली दिया हुआ है, आप उसमें देखेगा पूरा प्रॉपर बिल्कुल मेंशन करते हुए हर एक पॉइंट, कर्सिविटी क्या होता है, रिटेंटिविटी क्या होता है। ठीक है, अच्छे से लिखना है आपको। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।